लगती है तो बच्चों में ये बात समझ में आने लगती है। आगे यह सामाजिक स्थितियों द्वारा अधिक प्रभावित होने लगता है। मैं तथा मुझे का संयुक्त रूप ही स्व है। तो यानी मी, मैं। अब देखो यहाँ पर मुझे की अवधारणा में, मुझे की अवधारणा के विकास की अवधि ही बालक विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक सीखता है। जैसे कि शैशव अवस्था से लेकर कुमार अवस्था, कौमारी अवस्था, इनमें वो जब जाता है, हाँ, जैसे कि शैशव अवस्था से लेकर उसकी जो विकास की अवधारणा शुरू हो जाती है, हाँ, वो कौमारी अवस्था तक चलती रहती है। तब तक उसमें मैं का विकास होकर मुझे में चला जाता है। मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक है। ये पूरक है। मैं से ही व्यक्ति की अहंकार शक्ति विकसित होती है। मैं यानी अहंकार, बहुत अहंकार। और मैं में परिमार्जन मुझे द्वारा हो जाता है। देखो किसी के घर में का वातावरण क्या बोलते पॉलिटिक है, और वहां का कोई अगर नेता है, तो उनके बच्चों में जो एक सोशलाइजेशन की भावना जो होती है ना, वो मैं की होती है। मैं, किसने किया देश का विकास? मैंने। हाँ, कौन राजा? मैं राजा। तो ये होता है ना। तुम कौन से भी स्टेज में जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर का एटमोस्फेयर अगर मैं वाला है, तो बच्चे में मैं वो मर जाएगा, तब तक मैं ही रहेगा, क्योंकि अहंकार शक्ति उसमें कूट कूट कर बनेगी। मुझे के प्रभाव के कारण लोगों के व्यवहारों में जहाँ समानता आती है, वही मैं के कारण उनमें अंतर भी दिखाई पड़ता है। संक्षिप्त में मीड के अनुसार सामाजिकरण में भूमिका निर्वाह की विभिन्न परिस्थितियां महत्वपूर्ण है। भूमिका जो होती है, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। हाँ, हम जिस लाइफ में जहां पर भी जो रोल प्ले करते हैं, वहां की जो परिस्थितियां हैं, वो महत्वपूर्ण करती है कि वो मैं कहेगा कि मुझे कहेगा। बराबर। हम रोल प्ले करते हैं। हम इंसान जिंदगी जब जी रहा है, तो उसी जिंदगी के इस दरमियान में इंसान हर एक रोल प्ले करता है। कभी बच्चे का करता है, कभी भाई का करता है, कभी बहन का करता है, कभी माँ का करता है, कभी बाप का करता है, कभी दादा का करता है, तो कभी दादी का करता है, कभी एक आदर्श नागरिक का करता है, एक टीचर का करता है। बहुत सारे रोल होते हैं। कभी दुकान में जाता है तो एक ग्राहक की करता है, रोल करता है। तो कभी वो मंडई में जाता है, तो वहाँ मंडी अगर बेच रहा है, तो वो एक ग्राहक नहीं बल्कि दुकानदार की वो रोल कर रहा है। जिंदगी में, ये जिंदगी एक मंच है। जिंदगी एक मंच है, और हम उसके कौन है? कलाकार हैं। और ये कलाकार लोग, ये सभी एक्ट करते हैं, और उस एक्ट निभाते वक्त उसमें मैं और मुझे की भावना उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से बाउंस हो रहा है? अगर हो रहा है तो भी बताओ, नहीं हो रहा है तो भी बताओ। रुकू रहा हूँ नहीं ये आ रहा है बोल। सर समझ में। हाँ, सिर्फ आपको अकेले को आ रहा है? बाकी के चले गए, सो रहे हैं, सो रहे हैं। नहीं सर आ रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर हमें भी आ रहे हैं, नींद आ समझ रही में आ है, रहा नींद आ रही है। नींद आ रही है आप सभी को? है। नहीं सर नहीं। नहीं सर। सिर्फ दो दिनों ने कहा नहीं नहीं सर, बाकी क्या क्या है? बाकी के लोग, बाकी के लोग क्या पान खा रहे हैं? नहीं सर। पान खा रहे नहीं हैं, सर। विमल खा रहे हैं। नहीं सर। विमल खा रहे हैं, विमल खा रहे हैं। नहीं सर। हाँ, तो बात क्यों नहीं हो रही है? बोलने क्यों नहीं आ रहा आप सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आगे जाने से, क्योंकि 3 यहाँ पर थ्योरिया मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और भी हैं। अगर बाउंस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको और अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे हम एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, या फिर एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन, इस एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या कहता है? हाँ, अब ये सोशल वाला जो उसका साइको सोशल वाला जो थेरी है, इरिक्सन थेरी ऑफ इरिक्सन सोशल साइको सोशल, तो ये जब चलती है, इंसान का जो सोशलाइजेशन है, या फिर उसका मेंटेलिटी है, उसका साइकोलॉजी जो है, उसी पर इस सिद्धांत को निर्भर किया गया है कि व्यक्ति सामाजिक यानी भावनात्मक, इमोशनल जिसको हम बोलते हैं, हाँ, या फिर सांस्कृतिक यानी वैयक्तिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक,
ये जो विकास होते हैं इनमें समन्वय करता है, बराबर। और हर एक जो डायमेंशन होता है डेवलपमेंट का, उसमें कोरिलेशन होता ही होता है, हमने पहले देखा है। तो पूरी जीवन अवधि में होने वाले जो विकास को 8 विभिन्न अवस्था में बांटकर अध्ययन किया है। हम जो पूरी होल लाइफ चल रहे हैं ना, ये पूरी हमारी लाइफ है, जो एक पॉइंट से शुरू होकर एक बिंदु रेखाओं से आगे बढ़ते हुए जो जाती है, इसको इन्होंने 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। कितने विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है? 8 विभिन्न अवस्था में बांटा है। और 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर इसका अध्ययन किया है, और हर एक स्टेज का इसने क्या किया है, एक नाम रखा है। तो पहली जो अवस्था इसकी होती है इस बच्चे की, तो विश्वास बनाम अविश्वास। वो किस पर ना किस पर विश्वास करेगा, और उसके बनाम अगर विश्वास नहीं रहेगा तो अविश्वास होगा उसका। तो जीवन के पहले वर्षों में अनुभव किया जाता है, बच्चा करता है, विश्वास किस पर लगता है। विश्वास के अनुभव के लिए बच्चे में शारीरिक आराम की जरूरत होती है, कम से कम डर होना जरूरी है, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता होनी चाहिए, कम से कम चिंता, ज्यादा नहीं होती। ऐसे है कि बच्चे पहले जो वो जीवन के 2-2 ढाई साल का बच्चा है, हाँ, पापा ने शेयर मार्केट में 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, वो टेंशन लेगा क्या? नहीं लेगा। इसीलिए भविष्य के प्रति इन बच्चों में बहुत चिंता कम रहती है। जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है वैसे वो उसी तरह से बिहेवियर करते रहे। बचपन में विश्वास अनुभव से संसार के बारे में अच्छा और संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है, जैसे विचार उम्र भर के लिए विकसित हो जाता है। यानी उसका ये विश्वास होता है कि हमारा जो संसार बना है वो हमारे लिए बना है, और ये जो बना है वो अच्छा है, और इसी में हमें अच्छी जिंदगी जीना है, कि यही उसकी धारणा रहती है। यानी उसका क्या बनता है, विश्वास बनता है। अगर यहाँ पर उसको क्लियर नहीं हुआ, अगर वो यहाँ पर उसको कोई दिक्कत आती है, तो उसका विश्वास क्या बनेगा, अविश्वास निर्माण होगा, अविश्वास वहां पे बन जाएगा। तो अविश्वास नहीं करना है, विश्वास बरकरार करना है। और इसी विकास के साथ उसका दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरे स्टेज में आता है वो, स्वायत्व बनाम शर्म में आता है, कि ये जो शैशव अवस्था और बाल्यावस्था की अवधि के बीच का होता है, जो 1 साल से लेकर 3 साल तक चलता है। अपने बालक के प्रति विश्वास होने के बाद यह बालक आविष्कार करता है कि बालक का जो व्यवहार है उसका स्वयं का है, वो जो भी कुछ है, व्यवहार है, चलन है, बचलन है, जो भी कुछ है उसका खुद का है, वह अपने आप में एक स्वतंत्र और स्वायत्त है। उसे अपनी इच्छाओं का अनुभव होता है। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए तो वो कठोर दंड दिया जाए, तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित हो जाती है। ये बाल्यावस्था में हम बच्चों को पीटेंगे तो तुम्हारे बारे में उसके मन में कुछ अलग शंका आ जाएगी। हाँ, तो ये होता है बच्चों में शायद होता था शर्म, मैंने ये गलत किया, दंड दिएगा तो बच्चा शर्माएगा ना कि मैंने ये क्या किया। शर्म वो वाली शर्म नहीं होती, हया वाली शर्म नहीं होती यहाँ पर। शर्म यानी मैंने जो काम गलत किया है उसके बारे में होता है। तो वो वाले जो शर्म आती है, तो उसको यहाँ पर समझ में आता है कि हमने गलत किया। पहल बनाम अपराध हो, पहल यानी शुरुआत होती है, अपराध हो। अभी देखो पाठशाला जाने की पहल हो गई, पाठशाला जाने की पहल हो जाती है, बच्चा 2 ढाई 3 से 3 साल के बाद हम उसको स्कूल भेजते हैं। और ये जो अवधि है पहल बनाम अपराध बोध की, वो 3 से 5 साल की है। यानी बच्चे का ये जो अवधि है स्कूल जाने का अवधि रहता है, स्कूल जाने का। जब वो स्कूल जा रहा है तो पहले दिन उसको जब हम छोड़ कर आते हैं स्कूल, तो वो क्या पार्टी मनाता है वहां पर, क्या करता है, फर्स्ट टाइम बच्चे के लाइफ में का पहले दिन हमने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, रोता क्या है। करेगा बच्चा, क्या करेगा बच्चा? रोता है। रोता है। रोता है, रोता है। और सिर्फ रोता है और कुछ नहीं करता, रोता है और क्या करता है, रोता ही खाली। मेरे पीछे लगेगा, नहीं बैठेगा वो। हाँ दीदी ने रोता। कहा। हमने पहले से उसको कुछ आदतें हमने नहीं लगाई है, तो वो नहीं बैठेगा स्कूल में। 1-2 दिन रोएगा, बाद में बैठेगा। एक दो दिन बैठेगा, फिर रोएगा, और फिर वो चिल्लाएगा, फिर वो गिड़गिड़ाएगा। फिर उसको अगर वहां पर क्या, अगर कोई गलती करता है तो उसको वहां पर क्या होता है, मैंने बहुत कुछ बड़ा अपराध किया ऐसा महसूस हो जाता है।
बालक जब अचानक बड़े समाज और संसार को जब देखता है और अब उसे शैशव अवस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कहाँ जा चुका है, स्कूल में जा चुका है। उसका संसार बड़ा हो चुका है, वहां पर टीचर होते हैं बहुत, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे की पहचान कराते हैं। तो वहां पर कैसे रहना है, ये उसके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है, और एक बहुत बड़ा संघर्ष का मैदान भी होता है उसके लिए। तो वो वहां पर सीखेगा किससे कैसे बात करना है, क्या नहीं। तो यहाँ पर वो अपराध बोध की भावना होना भी निर्माण हो भी सकती है। ये जो उम्र है, इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने, उनके पालतू पक्षियों के बारे में ध्यान देने कहा जाता है। कि देखो, हम स्कूल के बच्चों को क्या बोलते हैं, सर के बाल काट कर आओ, हाँ, जो उंगलियों के नाखून है उसको कट करके आओ, कपड़े अच्छे अच्छे पहनो, हाँ, और घर में अगर आता है तो अपने अपने खिलौने एक जगह रखो, कहते हैं कि नहीं हम उसको। और बच्चों को पालतू पशु पशु जो कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, उसको बहुत पसंद आने लगते हैं। तो इस सब बारे में हम क्या करते हैं, उसको ध्यान देने कहते हैं, उसको लक्ष्य देने के लिए कहते हैं। उसको लक्ष्य यानी क्या मतलब है यहाँ पर, उसका जो टारगेट है उसके बारे में उसको ध्यान देना है। क्या टारगेट है उसका, कि जो कुछ पशु पक्षी हैं, जो कुछ उसके खिलौने हैं, उसको जगह पे रखना, टाइम पर तैयार होना, इन सब बातों को हम बताते हैं। बच्चे में जिम्मेदारी की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी भावना वहां पर विकसित होती है। और बालक के साथ साथ बालक के पहल करने की क्षमता वृद्धि होती है। पहल यानी शुरुआत करना है, तो ऐसे काम करने की शुरुआत बच्चे में लगी रहती है। और इसी का जो चौथा स्टेज है, 8 देख रहे हैं ना हम, उसमें का जो फोर्थ नंबर का स्टेज है, वो परिश्रम बनाम हीन भावना है। बाल्यावस्था के मध्य में जो 6 से लेके 12 वर्ष का अवधि है, वो परिलक्षित होता है। वो यहाँ पर बच्चा नवीन अनुभव अपनाता है, नए लोगों के संपर्क में आता है, स्कूल, टीचर, नई नई जगह। अब जो वहां पर नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी में था, अब वो 6th स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा चुका है। हाँ, और ये जो स्टैंडर्ड होता है, या अभी स्कूल चेंज करते हैं हम, वहाँ का लोग, वहाँ का एटमोसफियर, ये सब नए नए उसके बारे में होते हैं। फिर अब उसको पहली कक्षा में जाने की वजह से परिश्रम करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ती है कि नहीं। और अगर स्टडी करके नहीं जाता है और टीचर उसको डांटती है, तो उसके मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है, कौन सी, गर्व की, गर्व की कौन सी भावना उत्पन्न होती सर है, आपको क्वेश्चन बताना है। हाँ, जोर से बोलो। क्वेश्चन क्वेश्चन अजून एकदा सांगा सर. न्यूनत्वाची मराठीमध्ये म्हणतात तर हाँ हिंदीने हाँ, काय बोलते त्याला? न्यूनगंड, न्यूनगंड म्हणतात मराठीमध्ये, न्यूनगंड। कि बच्चे में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। हाँ? सब बच्चे होमवर्क करके आते हैं, अगर ये बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो इसमें न्यू हीन भावना हो जाएगी कि मैं क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। तो ये ऐसे हो जाता है। जैसे जैसे वो अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब वो अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल्य और ज्ञान से हासिल करने की दिशा को मोड़ लेता है, कि अभी मुझे कुछ करना है, अभी मुझे कुछ बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे पूछेंगे कब क्या बनना है तुझे बड़ा होकर, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है। बच्चा जिस जिस लाइफ के जिस स्टेज में से चला जाता है, उसी उसी स्टेज में बच्चे का टारगेट, बच्चे का ध्येय चेंज होते जाता है। देखो अब कभी, मैं जब छोटा था मुझे डॉक्टर बनना है तो लगा, जब मैं 7वीं 8वीं में गया तो मेरे को इंजीनियर बनना है तो लगा, और जब मैं 10वीं कक्षा पास हुआ तो मुझे पता चला कि मैं ये दोनों के लायक नहीं हूँ, है कि नहीं। फिर 12वीं कक्षा में लगा कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन तब भी अपनी जो जिसको हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं, लायकी, वो समझ में आती है, और उसके हिसाब से हमारा जो स्टेज है वो चेंज हो जाता है। तो इसी की वजह से जो हमारी दिशा है, जो हमारे लाइफ में का कुछ बनने का जो टारगेट होता है, वो मोड़ लेता है। बच्चा अगर अच्छा खेल में कौशल्य हासिल कर लेता है, तो वो पूरी उसकी लाइफ में अगर वो इम्पोर्टेंट खेल को देखा, तो तभी वहां पर उस खेल को क्या करेगा, विकास कर पाएगा।
बाल्यावस्था के अंतिम चरण में जब बालक कल्पना शक्ती से भरा हुआ होता आहे, इमॅजिनेशन, एक राजा असतो, एक राणी असते, एक माझ्याकडे पैसे असले तर, मला पंख फुटले तर, मी पंतप्रधान झालो तर, ऐसे जो कल्पनाएं होती हैं उसकी, वो समय बालकों में सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे बड़ा अच्छा समय होता है। बच्चा सीखना चाहता है, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, बच्चे में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चा पढ़ पाता है, लिख पाता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना, वही हीन भावना कहा जाता है, विकसित होने की संभावना रहती है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसके लायक यानी किसी लड़की के नहीं, क्योंकि अभी वो उम्र नहीं है, 12 साल का, 12 साल का है, तो मैं क्या करने के लायक हूँ, मेरे को पढ़ाई नहीं आती, मेरे को लिखावट नहीं आती है, तो मैं किस बारे में मैं समर्थ हूँ, किस बारे में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसकी वजह से बच्चों में ऐसी भावना उत्पन्न होती है। तो इरिक्सन का मानना यही है कि बच्चे में, अगर बालक में उद्यम विकास की जिम्मेदारी शिक्षक की है, उद्यम यानी अच्छी नहीं, विकास इसकी सभी पूरी जिम्मेदारी हम टीचरों पर है। शिक्षकों के स्नेह से परंतु दृढ़ता के साथ बालक में यह भावना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को परिश्रम करने की भावना लगानी है, बच्चे को एक अच्छा नागरिक, बच्चों को एक अच्छा स्टूडेंट बनाने की कोशिश हम टीचरों को करनी है। फिर आता है पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जिसका अवधि है 12 से लेकर 18। पहचान, मैं खुद कौन हूँ, क्योंकि ये जो अवस्था है ना, ये कौन सी अवस्था है, जटिल अवस्था है। देखा ना, हमने देखा ना, जटिल अवस्था है ये। किशोर अवस्था में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बालों को पता नहीं होता, और इसी वजह से बच्चा यहाँ पर पहचान की भ्रांति, भ्रांति यानी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। घर में अगर भाई बहन से झगड़ा होता है तो मम्मी बोलती है कि तू अभी क्या छोटा है क्या। अब मैं छोटा नहीं, बड़ा हुआ, ऐसा महसूस होता है। जब मैं छोटा नहीं हूँ, पूर्वा ज्ञानेश्वर देवराज आणि आज 2 मुली आहेत त्याच्यामध्ये. इस उम्र में बच्चा खुद कंफ्यूज रहता है, मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, ये उसको याद नहीं रहता। और जब घर में भाई बहन की झगड़े होते हैं तो भाई को कहा जाता है कि तू बड़ा है, हाँ, अब बड़ा हो चुका है, बहन से झगड़े करता है, छोटा है क्या। और जब मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे पता होता है, तो मैं बड़े बड़े काम करने लगता हूँ, तो अब्बू चिल्लाते हैं, वडील ओरडतात, तू एवढा मोठा झाला का गाढवा, एवढे मोठे काम करायला लागला, तू बारका आहे का, बस गाडी चालवतो म्हणे। तो उसको खुद को समझ में नहीं आता कि मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किस तरह का हूँ। इसमें वो कंफ्यूज होते जाते। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन, कि कौन सा रोल महत्वपूर्ण है, कौन से रोल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहाँ वो पहचान नहीं पाता, और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाता। तो वो अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति, कंफ्यूज हो पाता है कि 10वीं के बाद मैं क्या करूँ, आर्ट लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, कि मैं वकील बनूं, या फिर मैं चपरासी बनूं। ये उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाती है, संभ्रांति हो जाती है, और उसी कंफ्यूज की वजह से पहचान, मैं कौन हूँ, और उसके विरुद्ध में क्या है, पहचान की भ्रांति, खुद कंफ्यूज होना, मैं कौन हूँ। तो इसी संकट का समाधान कर लेते, उसमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, और उसे जिसे कर्तव्य परायणता की संज्ञा दी जाती है। तू कर सकता है, अपने कर्तव्य के बारे में तो तुझे याद रखना है। इसी के परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। और इसमें का जो छठा स्टेज आता है, 8 स्टेज है, इसमें का छठा चल रहा है। आपको बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है,
नहीं सर। सब समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहे हैं फिर थोड़ा थोड़ा। अभी कंफ्यूज को कैसे निकालना है बताऊं क्या मैं? इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको समझ कर लो। समझ लो यानी अंडरस्टैंड नहीं करना है, इसको पढ़ना नहीं है, क्या नहीं है क्या नहीं, सिर्फ समझ कर लो, बाकी कुछ भी मत करो। इस पर ज्यादातर क्वेश्चन फेम नहीं होता है। तुम कन्फ्युज इसलिए हो जाओगे, एवढं मोठं लक्षात कशा ठेवू बाबा, ह्याला कसं पाठ करू, काय बरं विचारेल ह्याच्यावर, इसके बारे में तुम सोचो मत। ये सिर्फ अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, इस पर क्वेश्चन फेम होता नहीं है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको इसमें दिया गया है। बात समझ में आ रही है कि सोशलाइजेशन किस तरह से होता है? अब तक इस पर ज्यादातर करके क्वेश्चंस नहीं जनरेट हुए थे, लेकिन कब हुए थे? 2018 के पहले, 2018 से पहले इस पर क्वेश्चन जनरेट हुए थे, लेकिन अब जनरेट नहीं हो रहे हैं। इस पर सिर्फ इसमें क्या है, मालूमात करा के लेना है। तो कभी कभी गलतियों से अगर जनरेट हुआ तो क्वेश्चन इस पर पूछा गया तो तब हम क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? कंफ्यूजन नहीं बनाना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसीलिए हमने इस सेक्शन को यहाँ पर आपको दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा टेंशन, ज्यादा बोझ, ज्यादा बर्डन हमें लेना नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है, आपको अभी अच्छे से हिंदी समझ में आ रही है, तो इस वजह से इसको हमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। बराबर। आत्मीयता बनाओ और लगाओ। यहाँ पर अभी बच्चा युवक जो होता है 20 साल से लेकर 30 वर्ष में होता है, और ये उसकी युवावस्था का प्रारंभिक है। अभी वो हाल ही में चुनाव देकर आया हुआ होता है, क्योंकि चुनाव का वर्ष जो होता है, बच्चा अपना खुद का मत कब से डालना शुरू करता है, मत का अधिकार उसे कब से है, कौन सी उम्र से है बच्चे को मत का अधिकार? मेरा वोट मेरा अधिकार कब से है? 18 साल। 18 साल। हाँ, 18 साल। और लड़के की शादी की उम्र? 25। 21 साल। एक। अभी वो ये नहीं हुआ, 21 ही है, 24 या 25 नहीं है, क्योंकि वो जो अभी अमेंडमेंट रखा गया है, लेकिन वो क्या नहीं हुआ, पास नहीं हुआ है, इसीलिए 21 ही लड़के की उम्र है। वो खुद का मत किसे चुने ये तय कर सकता है, लेकिन खुद का जो आवाज दे रहे हैं सर। आ रही क्या आवाज? अब आ रही ना? आ रही ना आवाज? हाँ आवाज। सर आ रही। तो ये उम्र होती है कि बच्चा 18 साल के बाद अपना खुद का वोट चुन सकता है, मैं किसको दूं, इसकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन बच्चे की उम्र शादी की नहीं होती है, शादी की उम्र 21 है। तो एक अच्छा नागरिक, अच्छा एक लीडर चुन सकता है, लेकिन अच्छा जोड़ीदार नहीं चुन सकता, इसीलिए उसका 21 है। तो यहाँ पर आत्मीयता बनाम अलगाव, एक किसी के बारे में आत्मीयता, एक व्यक्ति के पास दूसरों के प्रति न आत्मीय संबंध स्थापित करने का ये विकासात्मक स्तर। इरिक्सन ने ये आत्मीयता को परिभाषित करते हुए क्या कहा है मालूम है क्या? कि आत्मीयता जो है स्वयं को पूजना, स्वयं को खोजना। आत्मीयता यानी स्वयं की खोज, मैं कौन हूं, तू निकल खुद की खोज में, तू निकल खुद की खोज में, पहचान, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आदर्श बनाते हैं हम कि मुझे बनना है इसके जैसा, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनना है, मुझे राष्ट्रपति जैसे बनना है, मेरे को मोदी जैसा बनना है। ये ख्याल बच्चों के दिल में आता है। आत्मीयता, मेरे में जो गुण है उनमें दिखते हैं, उनके गुण मेरे में लाना चाहता हूँ, इसके बारे में उनकी आत्मीयता रहती है। व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, तभी उसके अंदर आत्मीयता का भाव आ जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अलगाव की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। अलगाव यानी जैसे कि आत्मीयता प्रेम है, तो अलगाव क्रोध है, उसके बारे में अटैचमेंट नहीं रहने वाला,
एक दूसरे को कीमत नहीं देने वाला, एक दूसरे की पहचान नहीं करा के देने वाला। फिर आता है एज 40 से 50, जननात्मक बनाम स्थिरता। अभी जनन यानी कुछ प्रोडक्ट करना है, कुछ बनाना है, किस बारे में? जनन यानी वो मत इरादे से पकड़ो। अब ये जो आयु होती है ये मध्यावस्था होती है, मध्यावस्था। तो यहाँ में क्या होता है कि बच्चे में, यहाँ पर आदमी में जननात्मकता यानी प्रोड्यूस करने की एक भाव उत्पन्न होता है, कुछ नया सोचना। हाँ, हमारे अगली आने वाली जो पीढ़ी है उसको धनात्मक चीज यानी पॉजिटिव कुछ चीजें देना है। दूसरों के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जननात्मकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए उसमें वे लोग रहेंगे जो उत्पन्न बनाने की चिंता से होता है। थोड़े अधिक विस्तृत अर्थ में जननात्मकता में उत्पादकता तथा सृजनात्मकता भी निर्मित होती है, सम्मिलित होती है। देखो अभी वैसे तो लोगों की शादियां होती है 21 से लेकर 30 तक, 30 35, अब 35 हो रही है, तो वो जननावस्था यानी कि जननात्मकता यानी वो नहीं बच्चे पैदा करना। तो यहाँ पर वो थॉट्स उत्पन्न करना है अगली पीढ़ी के लिए, खर्चा पानी के लिए, उसके भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के निर्माण के लिए। जो हम सोच निर्भर करते हैं, तो जो हम सोच बनाते हैं उसको यहाँ पर जननात्मकता कहा जाता है। अगर आप पहले से ही श्रीमंत हैं, पहले से ही अमीर हैं, तो अब ये सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अब स्थिरता आती है, अब स्टेबल होते हैं। अगर बच्चे में आपके पास कुछ पैसा नहीं था और पैसा आया, पैसा आने के बाद इंसान स्टेबल हो जाता है, लेकिन उसके पहले अनस्टेबल रहता है। तो वही रहता है, जो शिक्षक जो अपने छात्रों या उनकी उचित शिक्षा या फिर दीक्षा के बारे में सचमुच में चिंता दिखलाते हैं, तो वे जननात्मकता के उदाहरण हैं। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हारे बारे में अगर सचमुच चिंता दिखाता है तुम्हारे भविष्य को लेकर, तुम्हारी शिक्षा को लेकर, तो सच में वो एक जननात्मकता का भी एक उदाहरण है, क्योंकि वो चिंता करता है। जब व्यक्ति जननात्मकता बनाम स्थिरता के संकट का समाधान ठीक से कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसमें इरिक्सन ने देखभाल की संज्ञा दी है, जिसमें व्यक्ति के कल्याण और चिंता का दिखाता है। तो ये जननात्मकता तथा स्थिरता का जो एज है, इसी एज में ये सब कुछ दिक्कत आता है। अब है लास्ट वाला स्टेज इरिक्सन का, जो संपूर्णता बनाम निराशा। अगर मरते वक्त अगर उसने सब कुछ करके आया है जो उसने पहले से तय करके रखा था, मी माझ्या आयुष्यात आल्यानंतर न काय करायचं आता, मी या जगात आल्यानंतर न लग्न केलं, घर बांधलं, गाडी घेतली, मुलं बाळ चांगल्या सर्व्हिस मध्ये आहे, हाँ, ये सब कुछ है। ये सब कुछ होने के बाद इंसान कैसा रहता है? एकदम फ्री, एकदम रिलैक्स, है कि नहीं? अगर ये बातें पूरी नहीं होती हैं, तुम्हारा अभी भी इस लाइफ में 60 वर्ष के ऊपर हैं आप, लेकिन अभी भी आप एक किराए के घर में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, आपका खुद का मकान नहीं है, तो आप में निराशा आती कि नहीं? मैं जिंदगी में आकर मैं कमा नहीं सका, मैंने पैसे इकट्ठा नहीं किए, मेरी एक बाजू रह गई, वो यही है, मेरी लड़की की शादी बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाया, वो खर्चा उतना नहीं उठा पाया, नहीं झेल पाया। ये जो हमें एक भाव रहता है, तो निराशा ही होती है। हे करायला पाहिजे होतं, मी ह्याच्याशी नाही, मी तिच्याशी लग्न करायला पाहिजे होतं, माझा संसार खूप चांगला झाला, इसके बारे में वो जब सोचता है तो निराश होने लगता है। समझ में आया क्या कि ये संपूर्णता बनाम है कि तुम तुम्हारे होल ऑफ लाइफ में क्या बनना चाहते थे, क्या हुआ, तो वो अगर यशस्वी, आप अगर सक्सेस हुए हैं आपकी होल ऑफ लाइफ में, आपके अकाउंट पे क्रेडिट होने वाली सैलरी 6 डिजिट की है, वो 6 डिजिट के साथ आपका खुद का मकान है, खुद के फ्लैटेस हैं, बहुत सारे कुछ चीजें हैं आपके पास, और आप लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, तो आप निराश रहेंगे क्या? क्यों रहेंगे निराश? सब दिल जैसा हो रहा है, सब कुछ है आपके साथ, तो आप में क्या आएगा? आप में निराशा आएगी क्या? नहीं। टप करके मैंने मी माझ्या मुलांसाठी एवढं केलं, मी तेवढं केलं, मी या सगळ्या गोष्टी तयार केल्या, ये सब बातें तो में आने की वजह से आप में क्या होगा? संपूर्णता होगी। अगर ये नहीं है तो आप में
निराशा के अलावा कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा। समझ में आया? ये था एरिक्सन का सिद्धांत। और अब हम देखेंगे, हम कुछ ही सिद्धांत को यहाँ पर देखने वाले। आज थोड़े सिद्धांत को देखेंगे, कल थोड़े सिद्धांत को देखेंगे। मुझे मालूम है आप फ्लाइट मोड पे चले गए हैं, मुझे पता है कि मैं सर पूछूंगा सर समझ में आ एक साथ तो सब सर एक साथ सभी सिद्धांत होंगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं लूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हैं। लेकिन इसको समझना है, कहानी अंडरस्टैंड करके लेना है। समझ में आया अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जितना हम इसको समझ रहे हैं। लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और ये लास्ट वाला यहाँ पर लूंगा, और फिर हम रुकेंगे, बाकी के 4-5 अगले चरण में देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन मैं आज एक नहीं लूंगा तो कल और लोड बन जाएगा, तो कभी ना कभी इसको खत्म करना है, तो यहाँ पर ये होना जरूरी है। ठीक है सर। अब देख रहे हैं हम ब्रोनफेन-ब्रेनर का परिस्थिति परक सिद्धांत। हम जिस वातावरण में रहते हैं, वातावरण में बहुत सारे स्तर होते हैं, इकोसिस्टम होती है ना। इको इकोसिस्टम में दलांबर, तपांबर, सितांबर, ये अंबर होते हैं ना। और ये इकोसिस्टम जिस तरह से चलती है और जिस तरह से वो पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करती है, उसी तरह से एक इकोलॉजिकल थ्योरी भी आती है जो परिस्थिति परक सिद्धांत कहलाता है, ब्रोनफेन-ब्रेनर का। कि बालकों का जो संबंध होता है वो एक जटिल तंत्र है जो उनके आसपास के जो वातावरण को प्रभावित होता है, और बच्चों में वही गुण विकसित होता है। इस सिद्धांत को जैव परिस्थिति परक मॉडल की संज्ञा दी गई है। जैव परिस्थिति, जिस तरह से इकोसिस्टम होता है, पर्यावरण में जिस तरह से 5 स्तर होते हैं, उसी तरह से हम जिस इसमें रहते हैं, परिस्थिति में रहते हैं, वहां भी ऐसे स्तर आते हैं जो हमारे घनिष्ठ अंतर वैयक्तिक अंतर के इंटरेक्शन की इन अंतर क्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभावों तक विस्तारित होती है। पर्यावरणीय तल के 5 स्तर हैं जो घनिष्ठ अंतर वैयक्तिक अंतर क्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के डबल हुई है। जिस तरह से वो स्तर है, जिस तरह से ये यहाँ भी उन्होंने स्तर दिया है, ये भी 4 स्तर का है। इसमें एक लघु मंडल है जिसमें हमारे माता पिता, शिक्षक, साथी, संगी, और माता पिता, आस पास पड़ोस, ये जो लोग रहते हैं, इनमें के गुण हमें यहाँ पर दिखने मिलते हैं। और इसी से ही हमारा शारीरिक विकास, व्यक्तित्व, हमारी जो कैपेबिलिटी है, इसको हम प्रभावित करते हैं। और यहाँ से हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो यहाँ से ज्यादातर वो अच्छी विकसित होती है। यहाँ पर हमारा जो सामाजिक या फिर हमारा जो संवेगिक जो गुण है वो अच्छी तरह से एक दिशा प्राप्त कर लेता है। इनका एक दूसरा मंडल है जो मध्य मंडल है। इसमें जो क्या होता है कि हमारे परिवार के साथ साथ हमारे आस पड़ोस, हमारे साथी संगी, हमारा स्कूल, आपसी संबंध बनाया होता है, वो तो था ही। लेकिन अब क्या है कि बालक का जो पारिवारिक अनुभूतियां यानी अनुभव, एक्सपीरियंस जो है, तथा स्कूल की जो यहाँ की जो उन्होंने जो अनुभूतियां ली हैं, जितने भी कुछ अनुभूतियां ली हैं, उन अनुभूतियों का इस्तेमाल ये मध्य मंडल में आता है। ये लोग थे पहले लघु मंडल में, और इनके बारे में कौन अच्छा है, कौन पड़ोसी कैसा है, कौन साथी संगी कैसा है, हमारे पास पैसे हो तो लोग इकट्ठा कैसे होते हैं, और पैसे नहीं है तो लोग हमारे साथ ट्रिप कैसे करते हैं, इसके बारे में जो सोच बनती है, इसके बारे में जो हम अनुभव लेते हैं, वो अनुभव मध्य मंडल में आता है। वायुमंडल, तो ये वो वायुमंडल है यहाँ पर जो बच्चों की सोशल सेटिंग होती है। जिस तरह से हम मोबाइल की सेटिंग को चेंज करते हैं, उसी तरह से इस बाह्य मंडल में हमारे बच्चे में जो कुछ संगठन होते हैं,
उन संगठनों का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। बाह्य मंडल यानी हमारे बाहर का, जिसमें हम रहते हैं, हाँ? जहाँ पर बच्चा खुद नहीं होता, जहाँ पर बच्चा खुद नहीं होता, लेकिन उनके निकट कोई ना कोई होता है और उसके जो एक्सपीरियंस है वो अपने से शेयर करता है। अब देखो, जैसे कि माता पिता है, दोनों भी जॉब पर है, और दोनों भी जॉब पर होने की वजह से वो जब शाम में आते हैं तो खाना जब खाते हैं तो क्या करते हैं, जो कुछ दिन भर में उनके यहाँ पर ऑफिस में हुआ है उसको वो क्या करते हो, अपनी बातें शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से ये बच्चे के सामने वो सब कुछ शेयर करने की वजह से, मान लो माता जी हॉस्पिटल में है, पिताजी पुलिस स्टेशन में है, यानी पुलिस है, तो माता माता के जो कुछ कार्यस्थल है वहां का पूरा, जैसे कि डॉक्टर, पर्स, नर्स है कि नहीं, पर्स, नर्स, ब्रदर है, ये सब कुछ लोग यहाँ पर उसको मालूमात हो जाएंगे। जैसे कि सर्जरी करना, इमरजेंसी, ऐसे जो वर्ड है उसको पता चलते हैं। हाँ, कभी भी उठकर पेशेंट को पास जाना, उसको देखना, उसकी हालत लेना, ये उसको मालूम हो जाएगा। साथ साथ पिताजी अगर पुलिस में है तो उसका पुलिस, वहाँ के जो नियम है, कानून है, कायदा है, हाँ, ओवर ड्यूटी, ड्यूटी, एपी, एसपी, है कि नहीं, ये जो कुछ पद मालूम है तो उसको मालूम हो जाते हैं। तो ये जो कुछ होता है, ये हम धार्मिक संस्थान जहाँ पर हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, या फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, या फिर कुछ औपचारिक ऐसे कुछ में जाते हैं, तो वहां का जो कुछ है प्रभाव वो हमें मालूम हो जाता है। माता पिता के ऐसे जो कार्य हैं तो वो अपने बच्चों को पारिवारिक देखरेख के लिए कम समय मिलता है, तथा जहां उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है तो इसे बालक का विकास, विशेषकर दैहिक विकास, सामाजिक सांवेगिक विकास एवं शैक्षिक विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ बाह्य मंडल में, कि हम वहां पर हाजिर नहीं होते, लेकिन वहां के लोगों का एक्सपीरियंस सुनकर हमें वो कुछ बहुत मालूम होता है। अब ये बृहद मंडल, कि जिसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक मूल्य ये सबसे बाहरी वाला है। सांस्कृतिक मूल्य, वहां के प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर, हाँ, गरीब अमीरी, हाँ, जो कुछ प्रथाएं होती हैं, अंधश्रद्धाएं होती हैं, कुछ संसाधन होते हैं, ये सब बालक के विकास पर प्रभाव पाड़ते हैं। कुछ संस्कृति में, विशेषकर मुस्लिम संस्कृति में, पारंपरिक यौन भूमिकाएं अधिक विस्तृत एवं भिन्न प्रकृति की होती है। उसी तरह से जिन बालकों का पालन पोषण निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में होता है तो उनका विकास वैसे ही होते रहता है। यह बृहत मंडल है जिस पर हमारे पूरे परंपराओं का, रीतियों का, सभी का ये क्या होता है, असर पड़ता है, ये बृहत मंडल पर बच्चे के विकास पर। फिर आता है घटक मंडल, जिसमें छात्र सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए आजकल ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां बहुत तरह की नई एवं अनोखी अनुभूतियां उन्हें प्राप्त होती हैं, जिनका प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है। जिन्हें ऐसी अनुभूति न होकर पारंपरिक अनुभूतियों प्राप्त करते हैं, जिन कुछ नया सीखते हैं अलग, तो वो पूरा घटक मंडल पर आता है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि और यहाँ से 3-4 और सीढ़ियां हैं। अगर हम इतना पढ़ेंगे तो शायद मोबाइल के साथ साथ आप भी हैक हो जाएंगे, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग को अभी भी समझ में आने में दिक्कत है, तो और मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा तो आपको वो भी समझ में नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैंने कवर किया है। जितना समझ में आया समझ लो, जितना समझना है उतना समझ लो। जो कुछ समझ में नहीं आया या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन भी लो मत लो, चिंता भी मत करो, कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। हाँ, तो जितना भी समझ में आए उतना अच्छी बात है। ओके, तो किसी की कोई शिकायत, किसी को कुछ कहना, कुछ कुछ बताना है क्या? सर बताना है, बहुत जरूरी पूछना है। ये आज का जो सेशन है कल फिर से थोड़ा रिपीट लीजिए सर। समझ में नहीं हाँ, आया। नहीं टेंशन मत लो, नहीं आया तो नहीं आने दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जितना फ्रेम होना चाहिए उतना होता नहीं है, तो उसके बारे में हमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। हाँ,
और फिर भी मैं लूंगा चलते चलते। और किसी को कुछ? तुम्हालाच काय तर इथल्या कुणालाच कळलं नाही हे मला माहित है। आपकोच क्या तो किसी को, जितने भी लोग हैं स्टूडेंट है, किसी के समझ में नहीं आया। आज का क्लास बोर लग रहा है, क्या पढ़ा रहे सर, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं, ये कहाँ का क्या है, कौन सी सिद्धांत है, ये कौन है, ये दुर्किम कौन है, कुल्ले कौन है, मीड कौन है, ये कहना क्या चाहता है भाई। ये हुआ है, लेकिन उसको देखना है। टेंशन मतलब कुछ भी नहीं होगा इसका। जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो आपको, तो ये यहाँ तक क्यों बता रहा हूँ कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप कहेंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो क्यों लिया सर? यस, बराबर। तो ये इसलिए लिया है कि आएगा तो क्या करेंगे। तो वो आता ही नहीं है, लेकिन आगे आगे कहीं कहीं वो काम में भी आता है। ये कॉन्शियस माइंड से लेकर सबकॉन्शियस में जब चला जाएगा तो ये काम करेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। सर आज प्रश्नपत्रिका कसं सोडायचं घेणार होता ना सर? आता नाही सांगणार म्हणून सांगितलं की कधी सांगायचं ते सांगतो ना। एवढं लगे 5 मिनिटात प्रश्नपत्रिका कशी सोडवायची कळेल का? त्याचं एक वेगळंच उद्याचं लेक्चर त्यामध्ये घ्या की. आम्ही घेतो, मला पद्धतशीर घेऊ द्या। मी त्यातलंच आहे। कुठली नाही सर, शिक्षण म्हणजे आम्हाला ते ग्रुप वरती ते ऍप वरती प्रश्नपत्रिका सोडायला सोपं जाईल ना. मी काय सांगतो, तुम्ही गडबड करू नका। मला ज्या गोष्टी जेव्हा शिकवायच्या तेव्हाच मी शिकवणार। तुम्ही गडबड केल्यावर का मी शिकवणार आहे का? नाही। मला माहित आहे कुठली गोष्ट कधी शिकवायची आहे, म्हणून तर ते आपला रिझल्ट तसा आहे। तुम्ही त्याची चिंताच करू नका। तुम्ही त्याची चिंताच करू नका, ती माझी चिंता आहे। मला कधी काय कसं द्यायचं आहे, होऊ दे ना। थोडं डोक्याला पण ताण मिळू दे, कसं सोडवायचं ते कळू दे, मार्क कमी पडू द्या। लगेचच भारी भारी मार्क मिळाले की मग झालं ना, तुम्ही तीच गोष्ट हे करणार आहे। समजा मी तुम्हाला ट्रिक लगेच शिकवली तर तुम्ही कशाला अभ्यास करणार आहे? त्या ट्रिकचा बघत बसणार आणि मग सगळं ट्रिकवर सुटत नसते। मग सगळं ट्रिकवर नाही सुटलं की तुम्ही अभ्यास नाही केला की पास कसं होणार? बरोबर आहे का चुकीचं माझं म्हणणं? बरोबर आहे का नाही, चुकीचं आहे? बरोबर आहे सर. हा. म्हणजे हो लगेच सर, सगळ्या गोष्टी बरोबर आहे. नका शिकवायच्या नाही। सांगू. हा, सगळ्या गोष्टी लगेच कारण मग शिकवायच्या आम्ही नाही। अभ्यासच नाही करणार, काय अभ्यासच करणार नाही ना करणार तुम्ही? मग आम्ही. करणारच नाही, तुम्ही आणि निघून एवढे जाणार। लक्ष देऊन लेक्चर पण नाही ऐकणार. हो. मला म्हणून तर म्हणतो ना, मला ज्या गोष्टी जेव्हा माहित आहे, जेव्हा शिकवावंसं वाटतं ना, त्याच वेळेस मी देणार आहे। आपण इथं 16 ते 17 वर्ष झाले हेच काम करतो। त्यामुळे कुठली चीज कुठं द्यायची, कशी द्यायची, मला त्याचा पूर्ण अनुभव आहे आणि तेच आपण करणार आहोत। त्याची तुम्ही चिंता नका करू। हाँ, वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा। असं आहे का तुम्हाला दिसून आलं कधी सर आले टाइमपासच केले क्लासमध्ये? असं झालंय का? ऐसा हुआ है क्या? टाइमपास ही कर रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या? नाही सर, नाही सर, नाही. कंटेंट जर नाही सर. शिकवते, रोज शिकवते ना, काय झालं? उस फल की चिंता करो, है की नाही? नाही ठीक सर, आहे। तेच ना. नाही, तुम्ही आता इतके दिवस आम्हाला खूप छान शिकवलं. आज समजलं नाही ते सांगायला पण भीती वाटत होती सर, समजलं नाही म्हणायला. नाही हो, म्हटलं तुम्ही तुमच्याकडून एवढं मी छान सांगतोय। शिकवता आणि आणि मी काय सांगितलं हे कळणारच नाही। तुम्ही मला वरवरच्या मनानं म्हणताय, हे पण मला माहित आहे की मला कळलं, पण कळलंच नाही हे मलाही माहित आहे ना। हे मला तुमच्या अगोदर माहित आहे की हे कळलेलंच नाहीये। एवढं जर कळलं असतं तर त्याला मागच आपण CTT पास झालो असतो। आलं का लक्षात? कुठं कळणार आहे, कुठं नाही कळणार आहे हेही मला माहित आहे। कळेल का नाही कळेल हेही मला माहित आहे। आणि ह्या वेळेस तुम्ही जर ऐकून तर घेतलंय, बाकीचे क्लासचे पोरं असे निवांत झोपत होते हेही मला माहित आहे। तरीही तो कंटेंट कव्हर करावाच लागणार आहे मला। तुम्हाला आज पण बोर वाटेल, उद्या पण बोर वाटेल, ह्यात काही शंका नाहीये। कारण तो उद्या पण त्याच्यात आहे अजून। पण हे फ्राईड शिकवताना अजून मजा येईल। थोडं फ्राईड तो खूप छान आहे, सेगमेंट फ्राईडचं। लेकिन सोशलायझेशन कसं असतं, कसं होतं, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे। आता तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आता कुणाला बोर वाटलं, कुणाला आपलं सोशलायझेशन कसं झालंय हो। एखादा कंटेंट मनाच्या विरुद्ध चालला की आपलं ते कळत नसतं। आलं का लक्षात? तर त्याच्यामुळे हे साहजिक आहे, याचं काही नवल नाहीये की बाबा मी कसं म्हणून सरला कळत ना। अरे ते होतच ना तसं, त्यात काही शंका नाहीये। ठीक आहे, नका घेऊ टेन्शन। थांबायचं मग आपण इथं, रुकेंगे हम। हो सर. हो सर. गुड नाईट। गुड नाईट.